हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है बीआईएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब कोई भी नई वीडियो स्टार्ट करता हूं उससे पहले मैं प्रीवियस वीडियो के बारे में बात करता हूं कि उस वीडियो में किस कैंडिडेट ने सबसे अच्छा स्कोर किया था। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें जो सबसे अच्छा स्कोर करने वाले कैंडिडेट हैं उनका नाम है उत्तम गुप्ता। उत्तम गुप्ता ने इंजीनियरिंग अभी की है, अभी वो इंजीनियरिंग के फाइनल सेमेस्टर में अपने पेपर देने वाले हैं। उन्होंने 20 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया है और सबसे कम टाइम में, जिनका फोटो ये रहा आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मेंटेन किया जाता है जिसमें कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उन्होंने इस वीडियो में सबसे अच्छा अटेम्प्ट किया, इसलिए इनका फिगर आपके सामने है। तो आज जो हम बात करने हैं बीआईएस के बारे में, तो इस वीडियो में हम सिर्फ बीआईएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो बीआईएस के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, मींस उसके सिलेबस क्या है, क्या क्या सिलेबस में हमें पढ़ना है, और इसी हिसाब से मैं लेक्चर भी उसका स्टार्ट करूंगा बीआईएस के क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और आप ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि उसे कंफ्यूजन ना हो कि कुछ क्वेश्चन का ये आंसर है, जिससे आपको सही से एक्यूरेसी पता चल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमें बताएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और आपको मैंने बताया था, जो यूट्यूब पे मैंने डाला था कि ट्विटर पे अकाउंट है, ट्विटर पे अकाउंट मीन्स वहां जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ आपके लिए वो करा दूंगा। और बहुत ही जल्द मैं व्हाट्सएप पे एक ग्रुप ला रहा हूँ केमिकल पीडिया नाम से, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन रहता है जॉब रिलेटेड तो मैं वहाँ अपलोड कर देता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ओल्डर क्रूड पेट्रोलियम। आपको बताना है जो ओल्डर पेट्रोलियम क्रूड होते हैं उनका क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए गिव्स मोर डिस्टिलेट, नंबर बी इज लाइटर एंड बेटर, नंबर सी इज गिव्स लेस टार, नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि जो ओल्डर क्रूड पेट्रोलियम होते हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो सही इसके लिए साबित होती है। तो आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा ओल्डर क्रूड होता है उसमें क्या होते हैं, नंबर पहले की बात करें तो मोर डिस्टिलेट, मतलब अच्छे अच्छे डिस्टिलेट प्राप्त होते हैं, जो बल्कि जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा इसका, लाइटर एंड बेटर होता है। और नंबर सी की बात करें, जितना पुराना क्रूड होता है उसमें टार का अमाउंट उतना ज़्यादा कम होता जाता है। तो इसलिए नंबर सी भी हमारा सही होगा। इसलिए ए बी सी तीनों हमारे आंसर सही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेन कंपोनेंट ऑफ बोन ऑस इज, मतलब जो हमारा बोन का आस होता है, राख होता है, इसमें कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए कैल्शियम सल्फेट, नंबर बी कैल्शियम फॉस्फेट, नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर डी सोडियम फॉस्फेट। आपको बताना है कि जो बोन का आस होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। आपके टाइम शुरू हो गए हैं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल मत भूलिएगा और नंबरिंग जरूर कीजिएगा कि कौन से नंबर का आप आंसर दे रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फोर। आप जानते हैं कि जो हमारे बोन्स होते हैं इसमें कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका ऑप्शन आप टिक करने के लिए एक चांसेस बनता है कैल्शियम। तो कैल्शियम फॉस्फेट हमारा बी आंसर एकदम एग्जैक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। साइज ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डैश 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 मीटर। आपको बताना है जो पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी साइज कितनी होती है। ध्यान में रखिएगा, मीटर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻2, नंबर बी 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻5, नंबर सी 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻7, नंबर डी 10⁻⁸ टू 10⁻10। आपको ऑप्शन आपके सामने है, आपको जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो पेपर दे रहे हों उनके पास ये क्वेश्चन पहुंच सके। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻2 टू 10⁻5 मीटर। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में ही कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप कन्वर्जन ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन नंबर बी 10⁻² to 10⁻5 मीटर। अब बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रॉ रबर मेक इट, क्या होता है जो रॉ रबर होता है उसमें वल्कनाइजेशन करने पे क्या होता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए सॉफ्ट, नंबर बी लेस इलास्टिक, नंबर सी प्लास्टिक, नंबर डी टेक्ली। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। वल्कनाइजेशन जब आप करते हैं रबर का तो हमें क्या मिलता है? तो आप जल्दी जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लेस इलास्टिक। जैसा कि आप जानते हैं वल्कनाइजेशन एजेंट के रूप में हम मैक्सिमम सल्फर यूज करते हैं। वो क्या करता है जो नेचुरल रबर होता है उसे टफर में कन्वर्ट करता है या मोर डिजायरेबल कंपोनेंट ड्यूरेबल कंपोनेंट में कर देता है। जो मोर डिजायरेबल होता है ड्यूरेबल उसमें कन्वर्ट करता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी लेस इलास्टिक में सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन। TLV means threshold limit value of CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इज। आपको बताना है जो CO का एयर में TLV होता है वो कितना होता है। अब बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए 5 ppm, नंबर बी 50 ppm, नंबर सी 2000 ppm, नंबर डी 5000 ppm। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है जो CO का TLV होता है वो एयर में कितना होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है। आप आंसर जब दीजिएगा तो आप ध्यान में रखिएगा कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो जरूर कीजिएगा, ताकि जब मैं आंसर चेक करता हूँ तो दिक्कत ना हो कि किसका फोटो लगाना है, उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 50 ppm। जो एयर में हमारी CO की TLV रखी गई है वो 50 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ मैं ppm का आपको फुल फॉर्म बता दूं अगर किसी को नहीं पता है तो वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट। आपको बताना है कि नाइट्रोजन का ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो एयर पॉल्यूटेंट का काम नहीं करता। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए NO नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर बी NO2, नंबर सी N2O5, नंबर डी N2O। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। आप जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। इसका भी मैंने कुछ जो इसके कुछ क्वेश्चन है वो टॉप 20 में पहले से मैच किए हुए हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं कहता हूँ आप टॉप 20 को सीरियस लेकर कीजिए, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी N2O5। N2O5 इसलिए सही होगा क्योंकि ये हमारा नाइट्रोजन का वो ऑक्साइड है जो पॉल्यूटेंट का काम नहीं करता। बाकी NO भी करता है, NO2 भी करता है और N2O भी करता है एयर पॉल्यूटेंट का काम। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेफ्टी माचिस इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी मैंने आपको बताया है, टॉप 20 का ही क्वेश्चन है। सेफ्टी माचिस इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग, मतलब जो सेफ्टी माचिस बनाया जाता है उसमें कौन सा यूज किया जाता है। ये रहा आपका ऑप्शन आपके सामने है। नंबर ए रेड फास्फोरस, नंबर बी येलो फास्फोरस, नंबर सी ब्लैक फास्फोरस, नंबर डी एलिमेंटल सल्फर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आपको बताना है जो सेफ्टी माचिस होती है उसमें कौन सा फास्फोरस यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने में। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो ये रहे आपके आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए रेड फास्फोरस। जैसा कि आप जानते हैं माचिस बनाने के लिए मैक्सिमम हमारा रेड फास्फोरस ही यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अमोनिया गैस कैन बी ड्राइड बाई, अमोनिया गैस को ड्राई करने में कौन सा हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए PCl5, नंबर बी क्विक लाइम, नंबर सी CaCl2, नंबर डी कंसंट्रेशन H2SO4। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है। आप जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप अपने डरा मत कीजिए, आपको जो आंसर सही लगा करें, क्योंकि आप क्विज कर रहे हैं, आपको जो आंसर सही लगा करें वो आप आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे आपका हेजिटेशन जो होगा वो खत्म होगा एग्जाम के टाइम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्विक लाइम। क्विक लाइम मीन्स आप जानते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। तो उसके द्वारा हम अमोनिया गैस को ड्राई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड ए टरबाइन पंप इफ इट इज हैविंग ए, मतलब पूछना चाह रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप को कब टरबाइन पंप बोलते हैं, उसमें क्या कर दें हम। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए टरबाइन टाइप इम्पेलर, नंबर बी वेन डिफ्यूजन केसिंग, नंबर डी रोटेटिंग वेन वॉल्यूट, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है।
आपको बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को कब टरबाइन पंप बोला जाता है। तो आप जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। अगर आप इंडस्ट्रियल एक बार विजिट किए हैं या इंडस्ट्री में काम किए हैं तो ये आपके बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेन डिफ्यूजन केसिंग। जब हम वेन डिफ्यूजन केसिंग को बना देते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप लाइक एक बिल्कुल टरबाइन की तरह काम करने लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10, डायफ्राम वाल्व आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग डैश फ्लूइड। पूछना चाह रहा है कि जो डायफ्राम वाल्व होते हैं वो किस टाइप के मटेरियल या फ्लूइड को हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए कोरोजिव, नंबर बी विस्कस, नंबर सी नॉन न्यूटेनियन, नंबर डी सॉलिड सस्पेंडेड। तो ये भी मैंने आपको टॉप 20 में इससे सिमिलर बताया डायफ्राम वाल्व के बारे में। तो यहाँ सेम तो क्वेश्चन है पर कॉन्सेप्ट वही है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, आप उसका आंसर बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए कोरोजिव। जब हम कोरोजिव फ्लूइड मटेरियल को हम ट्रांसफर करना होता है तो उस पाइपलाइंस में हम डायफ्राम वाल्व का यूज करते हैं मोस्टली, क्योंकि कोरोजिव क्या होता है अगर दूसरा हम वाल्व वहां लगा देते हैं तो क्या उसका कोरोजन के कारण खराब होने के चांसेस होते हैं, उसकी लाइफ टाइम कम हो जाती है, इसलिए हम वहां पर हमेशा डायफ्राम वाल्व यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर, फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो द रेनॉल्ड नंबर इज। पूछना चाह रहा है जब हमारा कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है। ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए 2100, नंबर बी 4000, नंबर सी 0, नंबर डी इनफाइनाइट। आपको बताना है, ये भी टॉप 20 का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सिमिलर इसे, और मैंने लेक्चर में भी इसको बताया आपको। आपको बताना है आइडियल फ्लूइड जो फ्लो होता है उसके लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी डालिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इनफाइनाइट, क्योंकि आप रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला जानते होंगे, रो वी डी अपॉन म्यू। तो जब आइडियल फ्लूइड की बात हो रही है तो आइडियल फ्लूइड की क्या होती है, विस्कोसिटी हमेशा जीरो होती है, क्योंकि वो नॉन विस्कस होते हैं। नॉन विस्कस होंगे तो विस्कोसिटी अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो किसी भी बेस में अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑथमर चार्ट इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द हीट ऑफ। जो ऑथमर चार्ट है वो यूजफुल है किसके हीट ऑफ में, मतलब जो ऑथमर चार्ट हमारा बनाया गया है वो किस बेसिक अगर पूछना चाह रहा है तो किस में यूजफुल होता है। ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए मिक्सिंग, नंबर बी वेटिंग, नंबर सी एडजॉर्प्शन, नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है ऑथमर चार्ट इसमें किस में यूज किया जाता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। और ये मैंने अभी तक पढ़ाया तो आपको नहीं है, लेकिन लेक्चर में मैंने एक बार आपको एग्जांपल देकर इसको समझाया था, इसलिए अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा मास ट्रांसफर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में जो हमारा चार्ट यूज किया जाता है वो ऑथमर चार्ट यूज किया जाता है। और आप एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा जाता है कि एडजॉर्प्शन किस टाइप का फिनोमिना है। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हमारा होता है पूरा फिनोमिना, मतलब टोटल फिनोमिना अगर बोल सकते हैं, और जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन, विस्कोसिटी ऑफ 1 सेंटीपॉइज इज इक्वल टू 1 सेंटी स्टोक इज केस ऑफ। मतलब जो हमारे विस्कोसिटी होती है किसके केस में 1 सेंटीपॉइज जो होता है वो इक्वल होता है 1 सेंटी स्टोक के। तो ये रहा आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए वाटर, नंबर बी मरकरी, नंबर सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, नंबर डी क्लोरीन। आपको बताना है कि किस जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन से केस में सेंटीपॉइज और सेंटी स्टोक बराबर होते हैं हमारे। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप सेंटी स्टोक का जानते हैं किसका यूनिट है और सेंटीपॉइज जानते हैं किसका यूनिट है तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाटर, क्योंकि आप जानते हैं सेंटीपॉइज तो हमारी विस्कोसिटी का यूनिट है और जो सेंटी हमारी स्टोक है वो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट है। तो आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी जानते हैं, विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है, तो वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है, इसलिए दोनों हमारे इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा वाटर के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन, ट्रोमल इम्प्लॉयड डॉट 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 फॉर स्क्रीनिंग ऑफ मटेरियल। जो हमारा ग्रिजली और ट्रोमल होता है, ट्रोमल की बात यहाँ हो रही है, ट्रोमल जो यूज किया जा रहा है मटेरियल की स्क्रीनिंग में क्या यूज किया जाता है, ट्रोमल में मटेरियल की स्क्रीनिंग के लिए क्या यूज किया जाता है,
ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए पंच डिप्लेड, नंबर बी फाइब्रस क्लॉथ, नंबर सी वायर स्क्रीन, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो ट्रोमल यूज किया जाता है उसमें मटेरियल की स्क्रीनिंग के लिए क्या यूज किया जाता है। तो आप जब मैंने ग्रिजली ट्रोमल के बारे में आपको पढ़ाया था मैकेनिकल ऑपरेशन में, तो मैंने आपको ये बताया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पंच प्लेट। पंच प्लेट के द्वारा हम क्या होता है, जो लार्ज मटेरियल, इंटरमीडिएट मटेरियल और फाइन मटेरियल होता है उनको हम वहां से अलग करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालते रहिए, जिससे हो सकता है अगला नंबर आपका हो। ये रहा आपके ऑप्शन आपके क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटेंजर क्रशिंग लॉ। आपको बताना है, ये मैकेनिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। रिटेंजर क्रशिंग लॉ जो होता है इनमें से कौन सा फार्मूला उसका। ये रहा आपका ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए P अपॉन एम नॉट इक्वल टू के अपॉन रूट डी पी। नंबर बी P अपॉन एम नॉट इक्वल टू के एल एन डी एस ए अपॉन डी एस बी। नंबर सी P अपॉन एम नॉट इक्वल टू के 1 अपॉन डी एस बी माइनस 1 अपॉन डी एस ए। नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो हमारा रिटेंजर क्रशिंग लॉ होता है उसका फार्मूला एग्जैक्ट वाला कौन सा है इसमें से चार ऑप्शन में। तो आप बिल्कुल इजी से बता सकते हैं, मैंने कई बार आपको ये बताया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी P अपॉन एम नॉट इक्वल टू के 1 अपॉन डी एस बी माइनस 1 अपॉन डी एस से। मैं आपको यहाँ पर प्रत्येक का वो बता देता हूँ, सिंबल का मीन्स क्या है। P अपॉन जो हमारा P है वो हमारा की पावर कितनी रिक्वायरमेंट है क्रशिंग के लिए, और जो एम नॉट है वो हमारा फीड रेट है कि कितना फीड देना है, और जो के दिया हुआ उसे बोलते हैं रिटेंजर कांस्टेंट बोल सकते हैं, और जो डी एस बी है वो हमारा बता रहा है डायामीटर जो है वो प्रोडक्ट का, और जो डी एस ए है वो डायमीटर हमारा फीड का। ठीक, सारी चीज़ यहाँ से क्लियर होती हैं आपकी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन बॉइलिंग कर्व पीक हीट फ्लक्स इज कॉल्ड डैश पॉइंट। आपको जब मैंने बॉइलिंग पॉइंट कर्व पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कर्व जब बताया था, तो ये पूछना चाह रहा है जो पीक हीट फ्लक्स होता है उसको किस पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए नसल्ट पॉइंट, नंबर बी लेडेन फ्रॉस्ट पॉइंट, नंबर सी बॉइलिंग पॉइंट, नंबर डी बर्नआउट पॉइंट। आपको बताना इनमें से कौन सा पॉइंट बोलते हैं मैक्सिमम हीट फ्लक्स को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बर्नआउट पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट कर्व होता है उसको एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम हीट फ्लक्स को लेते हैं। तो जो मैक्सिमम हीट फ्लक्स जहाँ पर पाया जाता है उसको बोलते हैं बर्नआउट पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ए ग्राफ बिटवीन डैश इज कॉल्ड विल्सन प्लॉट। आपसे पूछना चाह रहा है जो विल्सन प्लॉट ग्राफ होता है वो किन किन के बीच में प्लॉट किया जाता है। तो ये रहे आपका ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए 1 अपॉन यू वर्सेज 1 अपॉन वी, नंबर बी 1 अपॉन यू वर्सेज 1 अपॉन वी की पावर 0.8, नंबर सी 1 अपॉन वी की पावर 0.8 वर्सेज यू, नंबर डी 1 अपॉन वी की पावर 0.8 वर्सेज 1 अपॉन यू की पावर 0.8। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। अब आपको बताने इनमें से सही आंसर कौन से होते हैं। मैंने जब हीट ट्रांसफर आपको पढ़ाया था तो उस समय मैंने इसके बारे में भी इलेबरेट किया था। तो आपको बताना इनमें से विल्सन प्लॉट किस किस के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1 अपॉन यू वर्सेज 1 अपॉन वी की पावर 0.8। यहाँ पर जो u है हमारा वो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और v जो है उस समय फ्लूइड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर, द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए डिस्टिलेशन कॉलम एट मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इज। ये पूछना चाह रहा है कि जब हम कॉलम में डिस्टिलेशन कॉलम में मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो देते हैं तो उस समय ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या रहती है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए मिनिमम, नंबर बी मैक्सिमम, नंबर सी इनफाइनाइट, नंबर डी जीरो। ये भी मैंने डिस्टिलेशन कॉलम में आपको तीनों जब मैंने मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, टोटल रिफ्लक्स रेशियो और ऑपरेटिंग पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मिनिमम। कैसे मिनिमम होगा, आप जानते हैं जो फिक्स कॉस्ट होता है वो नंबर ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो कूलेंट और हीटिंग पे डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं, जब हम मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो देते हैं, मिनिमम देंगे तो नंबर ऑफ प्लेट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ प्लेट अगर इंक्रीज करेंगे तो कूलेंट और हीटिंग सप्लाई हमें कम देनी पड़ती है। और जैसे ही मैंने कूलेंट और हीटिंग सप्लाई दी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट के। तो जब कूलेंट की सप्लाई कम होगी, हीटिंग की कम होगी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑटोमेटिक
डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मिनिमम होता है। फिर से बता देता हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा कूलेंट और हीटिंग पर डिपेंड करता है। जब मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो हम देंगे तो हमें कॉलम की हाइट मीन्स प्लेट नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो फिक्स कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन कूलेंट की सप्लाई अगर हम कम कर देंगे उस समय तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट डाउन हो जाएगा, इसलिए मिनिमम हो जाता है। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्टीफन्स लॉ डिस्क्राइब द मास ट्रांसफर बाय। जो स्टीफन्स लॉ होता है मास ट्रांसफर में, वो क्या डिस्क्राइब करता है? ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए डिफ्यूजन, नंबर बी बल्क फ्लो, नंबर सी दोनों, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं। अब आपको बताना है कि जो स्टीफन्स लॉ है मास ट्रांसफर में वो क्या क्या बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स डिफ्यूजन एंड बल्क फ्लो दोनों को डिस्क्राइब करते हैं स्टीफन्स लॉ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और ये भी जो आया हुआ क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये रहा आपके ऑप्शन आपके सामने। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इज, ये क्वेश्चन आपका है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इज ए, मतलब जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है प्रोसेस कंट्रोल का वो क्या है? ये रहा आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए स्विच, नंबर बी वॉल्व, नंबर सी सिग्नल, नंबर डी ट्यूब्स। आपको बताना है जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है वो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वॉल्व। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमें टेम्परेचर प्रेशर या फ्लो मेंटेन करना होता है तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के द्वारा वाल्व खोल के टेम्परेचर या प्रेशर मेंटेन कर दिया जाता है जितना एरर प्रोड्यूस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में बीआईएस के पूरे सिलेबस के बारे में लेकर आने वाला हूँ कि बीआईएस के क्या क्या आपको पढ़ना है। ये तो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, अब हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है उसके बारे में और क्या क्या पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक